हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आदर्श शिक्षा समिति के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने अभी तक लेक्चर नंबर फर्स्ट में अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी दी थी, आज यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं सूचक के बारे में कि सूचक क्या होता है। तो सूचक वह पदार्थ जो रंग में परिवर्तन के द्वारा हमको यह जानकारी करवाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, एक तो हो गया रंग में परिवर्तन के द्वारा, यानी कि किस प्रकार का सूचक हो जाएगा, रंगीय सूचक। अब सूचक का अर्थ क्या होता है, जो सूचना प्रोवाइड कराता है या सूचना देता है। यहाँ पर हमको जो सूचना मिल रही है वो किसकी सूचना मिल रही है, अम्ल और क्षार की सूचना मिल रही है कि कौन सा पदार्थ, कौन सा यौगिक अम्ल है और कौन सा यौगिक है वो क्षार है। तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन के द्वारा जो हमको अम्ल और क्षार का ज्ञान करवाता है वे सभी क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे, सूचक कहलाते हैं। कुछ सूचक आपके सामने नोट किए हुए हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहला सूचक लिया है इसके अंदर फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन जो होता है इसका जो उदासीन रंग है, यानी कि यदि इसकी अभिक्रिया किसी से नहीं करवाई जाए, ना अम्ल से ना क्षार से, यानी कि जो बोतल के अंदर उदासीन पड़ा हुआ फिनोप्थेलिन है, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग है रंगहीन, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है, इसका रंग होता है पानी के जैसा। लेकिन यदि इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाए, अम्ल से करवाई जाए, तो इसके रंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ये कैसा रहता है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है। लेकिन यदि इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाए, क्षार से करवाई जाए, तो इसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है और रंग कैसा हो जाता है, इसका गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है इसका रंग, गुलाबी। अतः हम कह सकते हैं कि फिनोप्थेलिन है वो किस प्रकार का सूचक है, तो ये क्षारीय सूचक है। किस प्रकार का है, ये क्षारीय सूचक है, क्षारीय सूचक। क्योंकि जब ये क्षार के संपर्क में आता है तो इसके रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अम्लीय माध्यम में इसके रंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः क्षारीय माध्यम में गुलाबी देता है, तो ये किस प्रकार का सूचक हो जाएगा, क्षारीय सूचक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरी बात करते हैं थायमिन ब्लू। थायमिन ब्लू जो होता है उसका उदासीन रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला रंग होता है। ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाए, अम्ल से करवाई जाए, तो ये नीला रंग है वो किस में बदल जाता है, पीले रंग में बदल जाता है। किस रंग में बदल जाएगा, पीले रंग में बदल जाएगा। और इसी की अभिक्रिया यदि क्षार के साथ में करवाई जाए, देखिए रंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्षारीय माध्यम में भी कैसा रंग है, इसका नीला रंग है। उदासीन रंग कैसा है, इसका नीला है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो थायमिन ब्लू है ये किस माध्यम में रंग का परिवर्तन कर रहा है, तो अम्लीय माध्यम में रंग का परिवर्तन कर रहा है। तो ये किस प्रकार का सूचक हो जाएगा, अम्लीय सूचक हो जाएगा, अम्लीय सूचक। यानी कि थायमिन ब्लू है किस प्रकार का सूचक है, अम्लीय सूचक होता है। तीसरे सूचक की हम बात करते हैं। तीसरा सूचक क्या है, मेथिल ऑरेंज। देखो मेथिल ऑरेंज जो होता है इसका उदासीन रंग क्या है, लाल रंग है। कैसा है, लाल रंग। और इस मेथिल ऑरेंज की अभिक्रिया यदि अम्ल के साथ में करवाई जाए, तो देखिए इसमें किसी भी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं होता है। उदासीन रंग कैसा है, इसका लाल है, और इसका अम्लीय माध्यम में रंग कैसा है, लाल है। लेकिन यदि इसी की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाए, क्षार के साथ में करवाई जाए, तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, लाल से कैसा हो जाएगा, ये पीला रंग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेथिल ऑरेंज है तो किस प्रकार का सूचक है, क्षारीय सूचक है। किस प्रकार का सूचक है, ये क्षारीय सूचक है। तो जिस माध्यम में वो रंग का परिवर्तन कर रहा है वो क्या होता है, उसका
सूचक हो जाता है। यदि अम्लीय माध्यम में रंग का परिवर्तन कर रहा है तो अम्लीय सूचक हो जाएगा, यदि क्षारीय माध्यम में रंग का परिवर्तन कर रहा है तो वो क्षारीय सूचक हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से ये तो रही रंगीय सूचक की बात कि रंग में परिवर्तन के द्वारा जो हमको अम्ल और क्षार का ज्ञान करवाता है वे रंगीय सूचक कहलाते हैं। अब यह बात करते हैं हम गंधीय सूचक की। क्या होता है कि अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम के संपर्क में आने पर उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि प्याज का रस, वैनिला एसेंस और लौंग का तेल, ये किस प्रकार के सूचक है, ये गंधीय सूचक कहलाते हैं। अब प्याज का रस क्या होता है कि जैसे ही वो अम्ल के माध्यम में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है तो इसके जो गंध है वो कैसे हो जाती है, बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, तीक्ष्ण। लेकिन क्षार के संपर्क में आने पर इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है, कोई गंध नहीं आती है, कोई गंध नहीं आती है। उसी प्रकार से वैनिला एसेंस, वैनिला एसेंस की जो गंध होती है वो अम्लीय माध्यम में कैसे रहती है, समान रहती है, यानी कि इसमें अम्ल के संपर्क में आने पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ये क्षार के संपर्क में आती है तो वैनिला एसेंस की जो गंध होती है वो क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है, किसी प्रकार की कोई गंध आना बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार तीसरा है लौंग का तेल। लौंग का तेल भी अम्ल के संपर्क में आता है तो जो लौंग के तेल की स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो यथावत बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वो क्षार के संपर्क में आती है तो लौंग की जो गंध होती है वो आना बंद हो जाती है। इस प्रकार से हमने अभी किसके बारे में जाना है, सूचक के बारे में जाना है। तो सूचक के बारे में मैंने बताया, एक तो रंग के द्वारा हमको जानकारी करवाते हैं कि कोई पदार्थ, कोई यौगिक अम्ल है या क्षार है, और एक गंध के द्वारा हमको ये पता करवाते हैं कि कोई यौगिक, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। नेक्स्ट हम यहां पढ़ने वाले हैं अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया हम यहां पढ़ने वाले हैं। हेडिंग है अम्ल की धातु के साथ क्रिया। कि अम्ल जो होता है वो किस प्रकार से धातु से अभिक्रिया करता है और धातु की क्रिया करने के पश्चात वो उत्पाद के रूप में क्या बनाता है। ठीक है, तो यहां पर हम अम्ल के रूप में और धातु के रूप में मैं ले लेता हूं, यहां पर जिंक ले लिया मैंने धातु के रूप में, और अम्ल के रूप में क्या ले लिया मैंने, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ठीक है, अब जरा हम देखें इसको तो क्या होने वाला है यहां पर, तो यहां पर होने वाली है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी यहां पर, विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसके ही जलीय विलयन से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। यानी कि क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां पर बाहर निकलने वाली है। ठीक है, और जैसे ही हाइड्रोजन यहां से निकलेगी तो हाइड्रोजन का जो रिक्त स्थान है कौन ले लेता है, जिंक ले लेता है। यानी कि जिंक अब क्या करेगा, अपना खुद का एक जलीय विलयन तैयार करता है जो क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। क्या हुआ, तो जिंक के द्वारा हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हो गई, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु के द्वारा कम क्रियाशील धातु को उसके ही जलीय विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है और स्वयं उस धातु के स्थान पर आकर बैठ जाता है या उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्या कि हाइड्रोजन गैस है वो निकली क्यों, जिंक इसके स्थान पर आया क्यों। तो देखो हाइड्रोजन जो है वो सक्रियता श्रेणी में देखें, सक्रियता श्रेणी में तो जिंक से क्या है, नीचे है। क्या है वो, नीचे है। तो इसीलिए हाइड्रोजन की क्रियाशीलता
अभिक्रिया है वो जिंक से क्या है, कम है। अगर ये अभिक्रिया ऐसे होती हाइड्रोजन प्लस जिंक सल्फेट, तो क्या हाइड्रोजन इस जिंक को विस्थापित कर पाती? नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जिंक के मुकाबले क्या है, कम क्रियाशील धातु होती है। तो यहाँ बात करें अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, देखिए ये धातु है, ये अम्ल है, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। यानी कि सभी जो अम्ल होते हैं वो किसी भी धातु के साथ में यदि अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। इसके लिए एक प्रयोग है जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। प्रयोग में क्या है कि हम एक बर्फ नली लेते हैं और इसको स्टैंड की सहायता से फिट कर देते हैं। बर्फ नली की दूसरी तरफ हमने रखा है साबुन से भरा हुआ बीज, यानी कि साबुन का पानी हमने भर दिया है। ये है साबुन का बीज, साबुन का पानी के रूप, इसको क्या कहेंगे हम? बीकर। इसको कहेंगे बीकर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक रबर की डॉट लगा देंगे, ठीक है, और इसके अंदर भरेंगे हम जिंक पाउडर प्लस H2SO, यानी कि हमने इसके अंदर क्या भर दिया है? जिंक जो धातु है, और H2SO क्या है? इसके अंदर एसिड है, यानी कि तरल सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस रबर की डॉट की सहायता से हम यहां से एक निकास नली को बाहर निकालते हैं, और इस निकास नली का जो संपर्क है वो कहां करवाते हैं? इस साबुन से भरे बीकर में, जो साबुन का जल है इस बीकर के अंदर, ठीक है। कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं और हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस बीकर के अंदर से कुछ बुलबुले हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और बुलबुले क्या होते हैं? काफी हल्के होते हैं, जो कहां आ जाते हैं? इस बीकर से ऊपर आ जाते हैं। अब हम इन बुलबुलों के पास में यदि जलती हुई माचिस की तिली लेके जाए, क्या लेके जाए? माचिस की तिली लेके जाए, तो जैसे ही माचिस की तिली हम इन बुलबुलों के पास में लेके आते हैं तो ये विस्फोट के साथ में, यानी कि फट फट की ध्वनि के साथ में विस्फोट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। जैसे हम माचिस की तिली इसके पास में लेके आते हैं तो इन बुलबुलों में से एक आवाज निकलती है, एक ध्वनि के साथ में क्या करते हैं? ये विस्फोट करते हैं। ये ध्वनि कैसे होती है? फट फट की ध्वनि होती है, ठीक है। अब ये फट फट की ध्वनि क्या बताती है? तो फट फट की ध्वनि हमको ये बताती है कि इन बुलबुलों के अंदर जो भरी हुई गैस है, जो इस निकास नली से होते हुए इस साबुन की विलयन के अंदर आई थी, और जो बुलबुलों के रूप में क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो इन फट फट की ध्वनि से हमको ये पता चलता है कि इनके अंदर जो भरी हुई गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस होती है, जो काफी क्या होती है? हल्की होती है, और हल्की होने से ही बुलबुले कहाँ आ जाते हैं? ऊपर की ओर आ जाते हैं। और जैसे ही माचिस की तिल्ली लेके जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ में इनका विस्फोट शुरू हो जाता है। अतः इस प्रयोग से क्या स्पष्ट होता है? इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाई जाए तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। अब इसकी हम रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। देखिए, जिंक प्लस H2SO, तो जिंक के द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया, यानी हाइड्रोजन गैस क्या होने वाली है? बाहर निकलने वाली है, और क्या बनने वाला है? जिंक सल्फेट बनने वाला है, ठीक है। तो हमने प्रयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी धातु की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से करवाई जाए, है ना, कि प्रत्येक जो अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक। प्रश्न अगर आप देखना चाहते हो तो प्रश्न आपको बोर्ड के अंदर सीधा सीधा पूछता है कि अम्ल की
धातु के साथ में रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। या क्या करेगा, आपको ये छिपा के दे देगा, ऐसे करके दे देगा A+H2SO4 है ना, यहाँ पर आपको X दे देगा और यहाँ पर आपको जिंक सल्फेट दे देगा। तो आपको रिक्त स्थान भरना पड़ेगा A को और X को। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर जिंक सल्फेट बन रहा है, यानी कि जरूर इसकी अभिक्रिया किससे करवाई होगी, जिंक से करवाई होगी। और जिंक जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस X के रूप में निकलेगी, हाइड्रोजन गैस वो X के रूप में बाहर निकलने वाली है।